हाय फ्यूचर बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का एडुटैप बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। और आज के कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। तो ये एक रिवीजन सेशन है जिसके अंदर हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। अगर आप में से कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने कि अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर नहीं किया है, सो गाइस ये सेशन उन एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने कि अक्टूबर मंथ 2024 के करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर किया है, तो आपके लिए ये टेस्ट होगा कि क्या आपको वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स याद हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहने चाहिए। तो हम बात करते हैं गाइस, वी ऑल नो कि एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम अभी लाइंड अप है, राइट। तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को अभी से शुरू करना होगा। ये काफी अच्छा टाइम है जब आप अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दे सकते हैं और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि मेंस एग्जाम में काफी ज्यादा वेटेज है इस पर्टिकुलर सेक्शन की। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और आज की सेशन के अंदर हम रिवाइज करेंगे अपना अक्टूबर 2024। तो देखते हैं कि आप में से किस स्टूडेंट ने अच्छे से करंट अफेयर्स को कवर किया अक्टूबर के, और जिसने नहीं किया है तो उसके लिए काफी अच्छी रिवीजन होगी। ठीक है, तो शुरू करेंगे अपना सेशन। लेट मी टेल यू गाइस दैट इस सेशन के अंदर हम बेसिकली आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में करंट अफेयर्स की रिवीजन कराते हैं, और यहां पर हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है करंट अफेयर्स को, सो दैट कि एक स्पेसिफिक पोर्शन को आप बेसिकली याद कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आरबीआई से रिलेटेड चीजें हमने उसे आरबीआई इनिशिएटिव का नाम दिया है, और गवर्नमेंट स्कीम्स, तो फिर रिपोर्ट्स, और बाकी की जो जनरल अवेयरनेस पार्ट है लाइक आपकी स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, तो इन सबको हमने एक अलग सेक्शन के अंदर रखा है सो दैट कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो सके। तो अगर आप स्टिल न्यू है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो काइंडली सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ ऑल द कोर्सेज एंड वीडियोस जो हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ इस सेशन को खत्म करने के बाद आपको इस सेशन की रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो रिवीजन आप कैसे करेंगे? थ्रू द पीडीएफ। और पीडीएफ आपको मिलेगा गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कीजिए और इस सेशन के पीडीएफ को आफ्टर 24 आवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और पहला जो हमारा यहाँ पर सेक्शन है वो है आरबीआई इनिशिएटिव्स का। तो अब हम सबसे पहले कुछ आरबीआई रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और काफी इजी क्वेश्चन है आपका एक अपॉइंटमेंट के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट्स होती हैं आरबीआई के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से वो कौन सा पर्सन है जिसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। 1 अक्टूबर 2024 से उनका ये जो कार्यकाल है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका जो टेन्योर है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुरू हुआ आरबीआई के अंदर। और आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन। सो ही विल बी लुकिंग आफ्टर द लीगल डिपार्टमेंट, प्रीमिसेस डिपार्टमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ द आरबीआई। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? ही इज अविरल जैन। तो अविरल जैन जी बने हैं रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के। ओके, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है जी। सो पहले शक्तिकांत दास जी थे, उसके बाद जो नए पर्सन अपॉइंट हुए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कवर करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आरबीआई ने रिसेंटली करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया था विद द मालदीव्स मॉनिटरी अथॉरिटी। ठीक है, ये सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-2027 के अंडर ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट आरबीआई ने मालदीव्स मॉनिटरी अथॉरिटी के साथ साइन किया था। अब इस अग्रीमेंट के अंदर जो मालदीव्स मॉनिटरी अथॉरिटी है, इट विल बी एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग सपोर्ट ऑफ dash amount under the US dollar euro swap window and dash amount under the INR swap window। तो जो MMA है वो US डॉलर और यूरो स्वैप विंडो में कितना अमाउंट ले सकता है, फाइनेंसिंग सपोर्ट कर सकता है, और इन रुपीज स्वैप, इंडियन रुपीज स्वैप विंडो के अंदर वो कितना कर सकता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसे कोई एमओयू साइन होता है या फिर कोई करेंसी स्वैप अग्रीमेंट होता है, किसके बीच हुआ, क्या अमाउंट था, तो ये सभी चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहां पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो ये है ऑप्शन सी, दैट इज USD 400 मिलियन एंड 30 बिलियन इन रुपीज। ठीक है, तो अभी आपके सामने क्वेश्चन होगा कि करेंसी स्वैप अग्रीमेंट क्या है। तो ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो दो कंट्रीज के बीच में होता है, विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज करेंसीज विद
प्री डिटर्मिन्ड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द लिक्विडिटी सपोर्ट। मान लीजिए कि इंडिया को कभी लिक्विडिटी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो दूसरी कंट्री से ले सकता है अंडर द स्वैप एग्रीमेंट, और अगर किसी दूसरी कंट्री को रिक्वायरमेंट है, अगर हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया तो हम उसको भी हेल्प कर सकते हैं। बट यहां पर क्या है कि हमने कुछ पहले से टर्म्स और कंडीशंस को स्पेसिफाई किया है कि हम इस करेंसी में करेंगे, ये उसका रेट रहेगा, तो सारी चीजें हम पहले से डिटरमाइन रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये जो अग्रीमेंट है ये क्यों साइन किया जाता है, ताकि हम शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो है कंट्रीज की उसको पूरा कर सके, और टू एंश्योर एडिक्वेट फॉरेन करेंसी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें कमी आती है, तो वहां पर हम उनको मेंटेन कर सकें। ठीक है, वहां पर हमारा बीओपी क्राइसिस ना हो, दैट्स वाई ये अग्रीमेंट साइन किया जाता है। Okay, so these swap operations carry no exchange rate or other market risk as transaction terms are set in advance। क्योंकि आप देख सकते हो कोई exchange rate risk यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यस, क्योंकि मान लीजिए कि अभी हमने नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए इस अग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, और मान लीजिए आज जो रेट है हमने इस रेट को फिक्स कर लिया फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। अगर आगे आने वाले जो 1 to 3 ईयर का जो टाइमलाइन है वहां पर रेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसका इंपैक्ट हमारे इस रेट पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी चीजों को फिक्स कर लिया है अंडर द स्वैप अग्रीमेंट। आई होप आप सभी को ये चीज एकदम क्लियर है। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आरबीआई ने रिवाइज्ड गाइडलाइंस रिसेंटली रिलीज की है इन द एक्सेस क्राइटेरिया फॉर द एनडीएस ओएम डायरेक्शंस 24। So which of the following entities are eligible for direct access to the NDS OM electronic trading platform? ठीक है, तो NDS OM एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आरबीआई ने जो रिवाइज गाइडलाइंस निकाली हैं ये इनमें से कौन सी एंटाइटीज पर एप्लीकेबल होगी, इन पर लागू होगी। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, all pension funds and insurance companies, non-banking financial companies and housing finance companies, regulated market infrastructure institution and stand-alone primary dealers and all of the above. Let me tell you guys कि recently उस टाइम पर जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट हुई थी उस टाइम पर ये डिसाइड किया गया था दैट बेसिकली हम एक ऐसा गाइडलाइन लेकर आएंगे जहां पर हम इनको अलाउ करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव है इस क्वेश्चन का सही आंसर। इन एंटाइटीज के अलावा यहां पर बैंक्स, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, तो यहां इन सभी को अलाउ किया है दैट दे विल बी एलिजिबल for direct access to the NDS OM electronic trading platform. Okay, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आरबीआई की 43rd हाफ ईयरली रिपोर्ट आई थी ऑन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं तो उसके ऊपर आरबीआई हर साल 2 बार अपनी एक हाफ ईयरली रिपोर्ट निकालता है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि बाय हाउ मच डिड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज्ड ऑन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिस। तो बीओपी बेसिस पर कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2024, और वो अमाउंट है आपका 5.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो यहां पर हमें याद रखना होगा हमेशा लेटेस्ट अमाउंट। अगर आपके एग्जाम से पहले आरबीआई की अगली रिपोर्ट आ जाती है तो डेफिनेटली इस रिपोर्ट को हमारे लिए कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी होगी। तो अगर वो नहीं आती है तो यही डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज ऑन द software and IT enabled services exports survey which was being conducted by the RBI, and as per the survey India's exports of software services increased by what percentage? India का जो services सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट है वो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। सो ड्यूरिंग 23-24 व्हाट इज दैट इंक्रीज, दैट इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई हियर। So what is that percentage increase? It is option C, that is 2.8%. ठीक है, 2.8% is the right answer. तो आप देख रहे हैं इसकी हम आज के सेशन के अंदर चीज़ों को थोड़ा अच्छे से डिटेल में कवर कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जहां पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी डिस्कशन की, हम वहां पर आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे सो दैट कि आपको आपका टाइम भी यहां पर सेव होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम टाइम में कवर कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो विच पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन वॉज रिवोक्ड बाय द आरबीआई। तो आरबीआई ने रिसेंटली सेक्शन 8 जो है हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर, तो उसके अंडर जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन है तो एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का ये सर्टिफिकेट इन्होंने रिवोक किया। ठीक है, टेम्परेली उसको
वी कैन से कि होल्ड किया है ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इस पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का क्या नाम है। तो नाम इस पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का है यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी, दैट इज द नेम ऑफ दिस पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, जिसका सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन को इन्होंने रिवोक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको आइडेंटिफाई करना है उस पर्सन का नाम जो रीअपॉइंट हुए हैं एज अ डेप्यूटी गवर्नर। So what is the name of this person? The name of the person is M. Rajeshwar Rao. M. Rajeshwar Rao is the right answer. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो एन इंडियन कंटेस्टेंट मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल टाइटल। ठीक है, सो अलॉन्ग विद दिस टाइटल शी रिसीव्ड द ग्रैंड पेजेंट्स चॉइस अवार्ड एंड टाइड विद लारा दत्ता फॉर द मोस्ट इंटरनेशनल पेजेंट क्राउन्स वन बाय एन इंडियन। हु इज दिस इंडियन कंटेस्टेंट? तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। ठीक है, सो गाइस दिस इज द जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। आपको आइडेंटिफाई करना है इंडियन कंटेस्टेंट का नाम विच मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल टाइटल। द नेम ऑफ द पर्सन इज रेशल गुप्ता। रेशल गुप्ता इज द राइट आंसर। Next question about the 51st meeting of the Monetary Policy Committee held on October 9, 2024. So guys, अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया है ये बहुत ही इंटेंशनली प्रेजेंट किया है। तो क्योंकि अगर आप में से कोई स्टूडेंट होगा जो अभी अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ रहा होगा तो वो डेफिनेटली पढ़ेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीट हुई थी और वहां पर क्या चेंजेस थे। मैं इसको भी याद कर लेता हूं फटाफट, है ना। तो ये आपके माइंड में रहता ही रहता है, राइट। बट लेट मी टेल यू गाइस कि मेरा क्या रीजन था इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट करने का। द रीजन इज कि हमें इस क्वेश्चन को अभी के लिए इग्नोर करना है। Why we are required to ignore this question? Because हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो लेटेस्ट मीट है जो आपकी फरवरी के अंदर हुई थी, हमें उसको कवर करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कौन सा डेटा याद करना है, कौन सा नहीं करना है। अब एमपीसी की जो डिटेल्स हैं ऑफ अक्टूबर 2024 वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि चीजें बदल चुकी हैं आपकी रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट के अंदर। तो इसलिए हमेशा इंश्योर कीजिए कि लेटेस्ट डेटा ही याद करें। ये एक लर्निंग है आप सभी के लिए फ्रॉम दिस टुडेज सेशन। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज ऑफ द रिपोर्ट्स, जहां पर हम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को कवर करेंगे। तो रिपोर्ट्स के अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो विच सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन कैटेगरी 1 ऑफ द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सर्वे है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा सिटी है जस्ट फर्स्ट रैंक और सिक्योर की है इन द कैटेगरी 1 ऑफ द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली रिलीज किया था। सो हमें आइडेंटिफाई करना है उस जगह का नाम। The name of that place is सूरत, गुजरात, which was on the top. So guys, अगर हम बात करते हैं हमारे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की, तो ये बेसिकली कुछ पैरामीटर्स के बेस पर हमारे इंडियन सिटीज को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है और ये 3 पार्ट्स हैं, 3 कैटेगरीज हैं। एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया है? द क्राइटेरिया इज द पॉपुलेशन। 10 लाख प्लस पॉपुलेशन अगर होगी तो वो कैटेगरी 1 में आएगा। अगर कोई सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 3 to 10 लाख से बीच में है वो कैटेगरी 2 में आएगी, और कोई अगर पॉपुलेशन है जो अंडर 3 लाख है तो वो कैटेगरी 3 के अंदर आएगा। ओके, सो इस तरीके से हमने अपनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है सिटीज को। अगर हम बात करें कैटेगरी 1 की, तो यहां पर सूरत जो कि गुजरात के अंदर है उसने रैंक 1 यहां अटेन की है, फॉलोड बाय जबलपुर ऑफ मध्य प्रदेश ऑन द सेकंड पोजीशन एंड आगरा उत्तर प्रदेश ऑन द थर्ड पोजीशन। अगर हम बात करते हैं कैटेगरी 2 की, तो यहां पर फिरोजाबाद ऑफ यूपी वाज ऑन द फर्स्ट पोजीशन। इन कैटेगरी 3 रायबरेली ऑफ यूपी वाज ऑन द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना होगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो कैटेगरी आपको मेंशन की जाएगी, कौन सी कैटेगरी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। तो अगर हम बात करेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दैट इज द राइट पार्ट गाइस। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। एक काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आप सभी को कवर करनी चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या थी इस साल विद अ स्कोर ऑफ 27.3 एंड विच फॉल्स अंडर द डैश कैटेगरी। तो किस कैटेगरी के अंदर इंडिया फॉल करता है एज पर द स्कोर एंड व्हाट इज इंडियाज रैंक। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया की रैंक थी 105th एंड इंडिया सीरियस कैटेगरी के अंदर
लाई करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। ओके, सो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहां पर लेट मी टेल यू गाइस, जब भी हम कोई रिपोर्ट करते हैं तो वहां पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, तो उन डिफरेंट डायमेंशंस के अक्रॉस हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं आपके लिए, सो दैट कि आप उनको अच्छे से कवर कर सकें। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिराइव द ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर। तो जो हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है, तो वहां पर हमने किन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है उसको डिराइव करने के लिए। सो बेसिकली ऑप्शंस हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। सो यहां पर सभी इसका पार्ट है। ऑल ऑफ देम आर द इंडिकेटर्स विच आर यूज्ड टू डिराइव द ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर्स। आगे बढ़ते हैं तो यूनाइटेड नेशंस गोल टू एंश्योर जीरो हंगर बाय 2030, आप देख सकते हैं रिपोर्ट का नाम। तो ये अगर हम बात करें एज पर द रिपोर्ट, तो 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि आपके अलार्मिंग लेवल पर हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स बुरुंदी, शैड, मेडागास्कर, सोमालिया, साउथ सुडान, यमन, एंड 36 कंट्रीज आर सीरियस, राइट। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, द रिपोर्ट इज 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड द जीरो हंगर। तो बेसिकली इस रिपोर्ट की बात करें तो ये फोकस करती है जेंडर जस्टिस। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट लेकर आते हैं, जेंडर इक्वालिटी लेकर आते हैं, तो कैसे हम अपने जीरो हंगर का जो हमारा टारगेट है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, तो इट इज बीन रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, IFHV, along with the Wilt Hunger Life. This particular report is been released. ओके, तो एज पर द रिपोर्ट अगर हम बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड द स्कोर वाज 18.3। अगर हंगर स्कोर की बात करें वर्ल्ड लेवल का तो इट वाज 18.3, और इसको हम मॉडरेट कैटेगरी के अंदर ये रिपोर्ट प्लेस करती है। और जो सबसे ज्यादा और सीवियर जो कंडीशन है हंगर की अगर हम बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इज इन द सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया। And we have already discussed hunger is alarming in 6 countries. The goal of zero hunger by 2030 seems out of reach. As per the report, this report states कि जो हमारा जीरो हंगर का टारगेट है कि 2030 तक हम इसको अचीव करना चाहते हैं। यू ऑल नो कि हमारे पास कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं दैट वी वांट टू अचीव बाय 2030। इसके अंदर एक जीरो हंगर भी वन ऑफ द गोल है, ठीक है। तो बट इस रिपोर्ट का कहना है कि दिस पर्टिकुलर टारगेट इज आउट ऑफ द रीच। अगर एंड इफ प्रोग्रेस कंटिन्यूज एट द सेम पेस, अगर इसी तरीके से प्रोग्रेस चलती रहेगी तो द वर्ल्ड वोंट अचीव इवन लो हंगर लेवल्स अंटिल 2160। दैट इज हम 2160 तक भी अपने लो हंगर लेवल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एज पर द रिपोर्ट इंडिया हैज द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट ग्लोबली। तो चाइल्ड वेस्टिंग अगर हम बात करें तो वो जो रेट है इंडिया का सबसे हाईएस्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड। एट द करंट पेस एट लीस्ट 64 countries will not reach low hunger, much less zero hunger by 2030। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तो ये गोल नंबर 2 है हमारा जीरो हंगर। बढ़ते अगले रिपोर्ट की तरफ, दैट इज द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसको रिलीज किया गया था अक्टूबर 2024 के अंदर। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट यहां इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, इंडिया रैंक 79th आउट ऑफ 142 कंट्रीज in the rule of law index. Among South Asian countries, Bangladesh ranks as the top performer in the rule of law index. The countries with the lowest scores in the South Asia include Pakistan, Afghanistan and Bangladesh। ठीक है, जो कंट्रीज हमारी लोएस्ट स्कोर्स के साथ हैं साउथ एशिया के अंदर, वो इंक्लूड करती हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को। तो आपके सामने क्या क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सी, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं ना, सबसे पहले ये देखना है कि इसकी डिमांड क्या है। यहां पर डिमांड क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए उस डेटा को जो इनकरेक्टली मेंशन्ड है, उसके बाद यहां ऑप्शंस पर जाइए और देखिए कि क्या दिया गया है। मान लीजिए कि आपने यहां पर क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझा और आपने देखा कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें पता है कि मान लीजिए कि स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट हियर, तो आपने डेफिनेटली ऑप्शन ई को अपना राइट आंसर मार्क कर दिया। बट आप देख सकते हो कि ऑप्शन 1 भी आपके सामने है, दैट ओनली 1, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपके साथ खेलते हैं ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन। तो हमें इंश्योर करना है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज द इनकरेक्ट पार्ट। विद स्टेट्स अमंग साउथ एशियन, बांग्लादेश रैंक्स एज द टॉप परफॉर्मर इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। सो गाइज, अगर हम बात करेंगे इसकी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप 5 रैंकर्स की। तो ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप 5 पर है आपके डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड जर्मनी, ठीक है।
बॉटम 5 की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स वेनेजुएला, कैम्बोडिया, अफगानिस्तान, हैती एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. दिस ईयर्स इंडेक्स शोज अ डिक्लाइन इन द रूल ऑफ लॉ. जो हमारा रूल ऑफ लॉ है उसमें हमारा डिक्लाइन हुआ है इन 59% ऑफ द कंट्रीज सर्वेड, मार्किंग द 6th consecutive ईयर ऑफ ग्लोबल डिक्लाइन. ह्यूमन राइट्स डिक्लाइन इन 3 out of 4 कंट्रीज सिंस 2016. इंडिया की बात करें तो इंडिया रैंक 79th आउट ऑफ 142 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में बात करें तो इंडिया की रैंक 9th है आउट ऑफ 37. सो ये जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने इनको यहाँ पर मार्क किया है आपके लिए, सो दैट इनको आप अच्छे से कवर कर सकें. ठीक है, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अकॉर्डिंग टू द अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, द ग्लोबल पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 9.7 बिलियन बाय विच ईयर. अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी, तो ये एक रिपोर्ट थी जो हमारी लॉन्ग लाइफ की तरफ फोकस करती थी कि अगर लॉन्ग लाइफ रहेगी, अगर हम अनलॉक कर दें उस पावर को जिससे हम लंबा जी सके, तो उससे हमारी पॉपुलेशन पर क्या इंपैक्ट होगा. तो ये पॉपुलेशन 9.7 बिलियन हो जाएगी, बट कौन से ईयर तक पहुंचेगी, दैट इज 2050 तक पहुंचेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या थी इन टर्म्स ऑफ वेट अमंग द टॉप कंट्रीज. इन टर्म्स ऑफ वेट इंडियाज रैंक वाज 6th अक्रॉस द होल वर्ल्ड. ठीक है, यहां पर टॉप परफॉर्मिंग कंट्री कौन सी है, यूएसए इज द टॉप परफॉर्मर, फॉलोड बाय जापान, यूके, कनाडा एंड फ्रांस, एंड इंडिया वाज ऑन द 6th पोजीशन, राइट, विद अ स्कोर ऑफ 2.35%. और इंडिया ने चाइना को यहां पर सरपास किया है. ये अचीवमेंट थी इंडिया की इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर. So with this we are done with the reports as well. Now let's move on to the schemes. तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपको कवर करनी चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूनियन कैबिनेट ने अक्टूबर 2024 के अंदर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को अप्रूव किया था. तो उसका आउटले क्या था, व्हाट वाज द आउटले फॉर दिस पर्टिकुलर मिशन which was approved by the union cabinet. So the right answer is 2817 crore rupees. Rupees 2817 crore is the right answer. So अगर हम बात करेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की, तो इसको बजट के अंदर अनाउंस किया गया था 2024-2025 के बजट के अंदर. ठीक है, नॉट 25-26, पिछले साल के बजट की बात हो रही है. सो इसको सितंबर 2024 के अंदर लॉन्च किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री काम करेगी, राइट. तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया एंड इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन will use technology for improving the farmers lives. ठीक है, फार्मर्स की लाइव्स को इंप्रूव करने के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा. फाइनेंशियल आउटले है इसका 2817 करोड़ रुपीस, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा 1940 करोड़. और इस स्कीम के दो फाउंडेशनल पिलर्स हैं, दैट इज एग्री स्टैक एंड कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो कभी कभी यहां पर आपको दे सकता है कि KDSS was in the news. What does D stands for in this KDSS system under the digital agriculture mission? तो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा इस फुल फॉर्म का क्या नाम है, दैट इज द D for decision. ओके, सो KDSS stands for कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, दैट इज द राइट आंसर. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्कीम की तरफ. तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स. ठीक है, ऑयल सीड स्पेसिफिक इस मिशन को लॉन्च किया. सो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, it aims to boost domestic production of oil seeds and achieve self reliance in edible oils. ठीक है. Second statement, it will be implemented over a 5-year period from 24 to 29. फाइनेंशियल आउटले जो रहेगा मिशन का वो रहेगा 10,103 करोड़ रुपीस. तो आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा ऑयल सीड्स की. सेकंड स्टेटमेंट 5-year पीरियड पे इंप्लीमेंट किया जाएगा. फाइनेंशियल आउटले जो रहेगा वो रहेगा 10,103 करोड़. So what will be the right answer here? Right answer is statement number 1 and 3 are absolutely right here. Statement number 2 is incorrect क्योंकि जो यहाँ पर मिशन की टेन्योर है वो यहाँ पर गलत मेंशन की गई है. It is not from 24 to 29. Instead it is having a tenure of 7 years. That is from 24-25 to 2030-31. ठीक है, तो अक्टूबर 24 के अंदर लॉन्च किया गया था इस स्कीम को एंड अंडर द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. अगेन एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम है ये. ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी. हम सभी जानते हैं कि लॉट ऑफ
लॉट मेनी टाइम्स आर देयर जब हम ऑयल सीड्स को इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो इंपोर्ट करने की डिपेंडेंसी है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। तो हमें उस डिपेंडेंसी को हटाना है, ये जो निर्भरता है फॉरेन कंट्रीज की तरफ, इसको कम करना है। इसलिए हमने अपना ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन को यहां पर बढ़ाने की कोशिश की है एंड अचीव सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता हम यहां पर अपने एडिबल ऑयल्स के अंदर चाहते हैं। तो फाइनेंशियल आउटले रहेगा स्कीम का 10,103 करोड़ रुपीस, टेन्योर है 7 इयर्स का। बेनिफिशियरीज की बात करें, इट विल इंक्लूड फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव, सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज, तो ये सभी हमारे बेनिफिशियरीज रहेंगे। प्रोडक्शन टारगेट की बात करें, it will increase primary oilseed production from 39 million tons to 69.7 million tons। तो 39 मिलियन टन से 69.7 मिलियन टन्स तक हम अपनी प्रोडक्शन को लेकर जाएंगे बाय 2030-31। दैट इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्कीम की तरफ, दैट इज द धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो इस स्कीम को गवर्नमेंट ने झारखंड के हजारीबाग से शुरू किया है और वहां से लॉन्च किया है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहली स्टेटमेंट, ये जो स्कीम है इसको इनिशियली लॉन्च किया गया था एज अ पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो पहले इसका नाम पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान था, फिर इसको चेंज किया एज अ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, याद रखिए, ग्राम उत्कर्ष अभियान। एम है इस स्कीम का कि हम चाहते हैं इंप्रूव करना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू सैचुरेशन कवरेज इन द ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है ट्राइबल कम्युनिटीज की, उनको बेहतर बनाएंगे। कैसे? ताकि हम जो हमारे ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस हैं वहां पर हम चीज़ों को डेवलप कर सकें, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर हम बेहतर काम कर सकें। और इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा अंडर द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। गाइस, यहां पर आप देखिए कि जो स्कीम है ट्राइबल अफेयर्स की तरफ काम करती है, ट्राइबल कम्युनिटीज पर फोकस करती है। हमें आइडेंटिफाई करना था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री का नाम गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि यहां पर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो स्कीम को लॉन्च किया गया था सितंबर 2024 के अंदर। नाम है स्कीम का धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, और ये इन्वॉल्व करती है 17 इनलाइन मिनिस्ट्रीज को, एंड दिस विल बी इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें शेयर की, तो यहां पर फाइनेंशियल आउटले अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल शेयर रहेगा 56,333 करोड़ का, और स्टेट शेयर रहेगा 22,823 करोड़ का। इट विल बी एलोकेटेड अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर जो डेवलपमेंट एक्शन प्लान है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, इसके अंडर इसको एलोकेट किया जाएगा इस फंड को। ठीक है, तो यहां पर टोटल 4 गोल हैं इसके। व्हाट आर दीज गोल्स? दीज आर डेवलपिंग एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, पक्का हाउस प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, किसी भी वेदर में आप ट्रैवल कीजिए उन रोड्स पर, यू विल बी एबल टू डू दैट। तो हम चाहते हैं कि साल भर का जो आपका सिस्टम है वो चला रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे, सो दैट कि वहां पर डेवलपमेंट ना रुके। ठीक है, देन प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे की जाएगी? स्किल डेवलपमेंट करके, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके। तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन एनहांस लाइवलीहुड यहां प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो हमारे ट्राइबल्स हैं गाइस, वो काफी सारे ट्राइबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपने ऑथेंटिक एंड इंडिजिनस, तो उनको मार्केटिंग सपोर्ट किया जाएगा। राइट, उसके ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर्स विल बी देयर, टूरिस्ट होम स्टेज, FRA पट्टा होल्डर्स विल बी देयर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फिशरी सपोर्ट, इन सभी जगह पर इनको मार्केटिंग सपोर्ट का प्रोवाइड किया जाएगा। देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन। एजुकेशन इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट करना है कहीं का, तो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। तो एजुकेशन भी यहाँ पर हम बढ़ावा देंगे, उसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वहां पर उसको बेहतर किया जाएगा। देन हेल्दी लाइव्स एंड डिग्निफाइड एजिंग। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए गाइस? हमें अच्छी मेडिकल यूनिट्स चाहिए, हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनका एक्सेस जो है क्वालिटी हेल्थ केयर की तरफ, उसको फोकस किया जाएगा, उसको बेहतर बनाया जाएगा। जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इन सभी को हम यहाँ पर बेहतर बनाएंगे इन पर्टिकुलर जगहों पर, विच आर बेसिकली डोमिनेटेड बाय द ट्राइबल पीपल। राइट, so these are the 4 goals: developing enabling infrastructure, economic empowerment पर फोकस करेंगे, access to good education and
हेल्थ। सो इन 4 चीज़ों को आप डेफिनेटली याद रखेंगे गाइस। अगर हमें ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं तो डेफिनेटली इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल हु आर लिविंग इन द ट्राइबल एरियाज। बढ़ते हैं अगली स्कीम पर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम, जिसको गवर्नमेंट ने पायलट फेज के अंदर लॉन्च किया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं विच आर एम्ड टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 24-25। सो हाउ मेनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आर एम्ड to be provided during the fiscal year? So the right answer to this is 1.25 lakh. 1.25 lakh हम यहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे इन द फिस्कल ईयर 24-25 टू द पीपल अंडर द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। और इस स्कीम को अक्टूबर 24 में लॉन्च किया गया है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके अंदर इस प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव वही है, काफी सिंपल, इंटर्नशिप को प्रोवाइड करेंगे टू 1.25 लाख यंग पीपल इन द फिस्कल ईयर 24-25। तो फिस्कल ईयर 24-25 में यंग पीपल को हम प्रमोट करेंगे, कैसे? उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके। टारगेट है हमारा कि हम 1 करोड़ इंटर्नशिप्स देने वाले हैं ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 साल तक 1 करोड़ इंटर्नशिप्स का गवर्नमेंट का टारगेट है। फाइनेंशियल आउटले की बात करी जाए तो 800 करोड़ का आउटले रहेगा फॉर ईयर 24-25। ये सिर्फ 24-25 ईयर के लिए है फाइनेंशियल आउटले, नॉट फॉर द कंप्लीट टाइम, राइट? तो आई होप कि आप सभी के लिए काफी क्लियर होगा। और रुपीज 800 करोड़ is the financial outlay for the prime minister internship scheme. So guys, I hope that this is very much clear to all of you. Now when we talk about the eligibility, कि अगर आपको इस स्कीम के बेनिफिट्स को अवेल करना है तो बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, ठीक है? सो यू मस्ट बी एन इंडियन नेशनल बिटवीन एज 21 to 24। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई आप में से कोई स्टूडेंट है जलज, जिसकी एज है 35 ईयर्स और जिसकी एज है 31 ईयर्स, ठीक है? बट लेट मी टेल यू गाइस, एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस स्कीम, that person will not be able to take the benefit of this particular scheme। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, that the person should be between the age group of 21 to 24 years only and not engage in the full time employment or the education, ठीक है? Apart from that, this scheme will be open to candidates with the high school or undergraduate degree like BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B Pharma diplomas, ठीक है? अगर किसी के पास ये सभी डिग्रीज हैं तो डेफिनेटली वो इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप स्कीम के अंदर बेनिफिट अवेल कर सकता है। इसके अलावा इफ दैट पर्सन इज टॉप इंस्टीट्यूट ग्रेजुएट लाइक ही इज फ्रॉम IIT और IIM एंड दोज होल्डिंग हायर educational qualifications like MBA, CA, CMA and MBBS, they are not eligible। like अगर हमने बात की उस जलज नाम की स्टूडेंट की, तो वो काफ़ी होनहार बच्चा है, वो उसने IIT से ग्रेजुएशन की, IIM से MBA किया, तो वो पर्सन हमारी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना माय डियर फ्रेंड्स, दैट वी हैव टू मेक श्योर कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम इसको अच्छे से कवर करें। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, तो ये जो ड्यूरेशन रहेगी यहाँ पर आपके इंटर्नशिप की, दैट विल बी 12 मंथ्स विद एटलीस्ट 50% ऑफ द इंटर्नशिप विच इज डेडिकेटेड टू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है? देन स्टाइपेंड कितना मिलेगा इसके अंदर? द स्टाइपेंड विल बी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। देन वन टाइम ग्रांट विल बी ऑफ ₹6,000 फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके अंदर ₹6,000 की वन टाइम ग्रांट मिलेगी। स्टाइपेंड 5,000 का मिलेगा पर मंथ। देयर विल बी इंश्योरेंस कवरेज अंडर द PM जीवन ज्योति बीमा योजना एंड PM सुरक्षा बीमा योजना। तो किस स्कीम के अंडर इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा अंडर द PM इंटर्नशिप स्कीम? दैट इज PM जीवन ज्योति बीमा योजना एंड PM सुरक्षा बीमा योजना। So this is something that we should remember from the examination point of view. Okay, so I hope कि ये eligibility criteria की फीचर्स और बाकी एडिशनल डिटेल्स इस स्कीम के आप सभी को क्लियर हैं और आप सभी याद रखेंगे जिन एग्जांपल्स के साथ हमने इवन आपको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है स्कीम को। आई होप कि आपको ये लंबे टाइम तक याद रहेगा। Now guys, let's move on to the next section and the last section of the today's session, that is the general awareness section, जहां पर हम डिफरेंट टाइप्स की न्यूज आर्टिकल्स को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, साइंस एंड टेक, राइट? देन बुक्स एंड ऑथर्स। तो ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन के अंदर। तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन कम होगी, बल्कि क्वेश्चन आंसर ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये काफ़ी
और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस सेक्शन को, और एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू एलिमिनेट लेप्रोसी। सो गाइस, जब भी कोई चीज पहली बार होती है तो इट रियली बिकम्स इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड। तो इसी तरीके से वो कंट्री जो बनी है पहली कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी, दैट इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर। So what is the name of this country? The name of the country is Jordan. Jordan has become the first country to eliminate leprosy. Second question, वो कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट एवर NBFC सेक्टर बेस्ड टारगेट मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड स्कीम। तो NBFC सेक्टर बेस्ड टारगेट मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करने वाली वो म्यूचुअल फंड कंपनी का क्या नाम है? इट इज एक्सिस म्यूचुअल फंड। ऑप्शन सी, एक्सिस म्यूचुअल फंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फर्स्ट वुमेन जो अपॉइंट हुई एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज? द नेम ऑफ द पर्सन इज वाइस एडमिरल आरती सरीन। सो गाइस, यहां पर देख सकते हो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ नाम पूछा, आपको नाम याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, दैट्स इट। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दैट्स हाउ। तो ये वाला जो सेक्शन रहेगा आपका थोड़ा सा रैपिड फायर रहेगा, तो जहां पर हमें बेसिकली टेस्ट करना है कि हमने कितना चीजों को रिटेन किया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो राइट आंसर इज वाइस एडमिरल आरती सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है हर घर दुर्गा इनिशिएटिव? एक स्टेट गवर्नमेंट जिसने हर घर दुर्गा इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जहां पर हम अपनी यंग वुमेन को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट? इट इज महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हर घर दुर्गा इनिशिएटिव, दुर्गा इन एवरी होम इनिशिएटिव। Next question. So Ministry of Youth and Sports Affairs has launched which program under the My Bharat initiative to provide hands-on learning experience for the young people by offering assistance to patients in the hospitals. So guys, Ministry of Youth Affairs and Youth and Sports Affairs ने एक माई भारत इनिशिएटिव के अंडर एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके अंदर कुछ लोग खुद को, यंग पीपल खुद को वॉलंटियर कर सकते हैं, वेयर दे विल बी गिविंग असिस्टेंस। वो अपनी असिस्टेंस ऑफर करेंगे पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स के अंदर। मान लीजिए कि जो हमारा रिसेप्शन काउंटर है वहीं पर वो हेल्प कर सकते हैं अपने जो पेशेंट्स आए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, कि अगर मान लीजिए उनको किसी पर्टिकुलर डिफरेंट सेक्शन के अंदर जाना है तो उनको बता सकते हैं कि दैट सेक्शन इज डायरेक्टेड देयर, अगर आपको उस सेक्शन में जाना है तो आप यहाँ से चले जाइए। अगर कोई पूछता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर मुझे कोई टेस्ट कराना है, तो वो टेस्ट के लिए जो लैब है वो इस हॉस्पिटल में कहां लोकेटेड है, वो वहां पर उनको ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से असिस्टेंस ऑफर की जाएगी। और क्या है उस इनिशिएटिव का नाम? इनिशिएटिव का नाम है सेवा से सीखे प्रोग्राम, क्योंकि हम यहां पेशेंट्स की सेवा करेंगे और सेवा कर कर ही सीखेंगे। ठीक है, तो सेवा से सीखे प्रोग्राम इज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स अंडर विच इनिशिएटिव? माई भारत इनिशिएटिव। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो प्लीज टेल मी द नेम ऑफ स्टेट जिसने लॉन्च किया है बाना कई स्कीम। बाना कई स्कीम को लॉन्च किया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड एंड सपोर्ट टू फार्मर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। फार्मर्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल एड और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बाना कई स्कीम के अंदर। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेट? द नेम ऑफ दैट स्टेट इज मिजोरम। मिजोरम इज द राइट आंसर। तो हमने यहां पर एक हर घर दुर्गा इनिशिएटिव की बात की थी, वो कौन से जगह पर था? इट वॉज इन महाराष्ट्र। दैट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट 200? प्रोजेक्ट 200 को कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? विच इज द सैटेलाइट डिजाइन टू ऑपरेट इन एन अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट विच एनेबल्स लॉन्ग टर्म सैटेलाइट ऑपरेशंस एट सच लो एल्टीट्यूड्स। सो इनमें से क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? प्रोजेक्ट 200 किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इट इज बीन लॉन्च बाय बेलेट्रिक्स एरोस्पेस। So this is going to enable the long term satellite operations at such low altitudes. Guys, हम काफी बार ऐसे operations करना चाहते हैं जहां पर हम low altitude पर अपने satellites को रखना चाहते हैं, right? बट लंबे टाइम के लिए, तो उसके लिए हमारे पास वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक ड्रैग बहुत ज्यादा होता है, एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट 200 को लॉन्च किया गया, सो दैट जहां पर हम, जिसके जरिए हम सैटेलाइट ऑपरेशंस लंबे टाइम के लिए कर सकेंगे लो एल्टीट्यूड के ऊपर। सो दैट इज व्हाट द मेन टारगेट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी जिसने लॉन्च किया अपना फर्स्ट एडवांस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस, जिसका नाम रखा है ओरियन। तो पहले अगर हम बात करें, इसका नाम था नजरें और अब उसका नाम ओरियन रखा गया है। उस कंपनी का नाम आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड हियर। क्या है उस कंपनी का नाम? इट इज मेटा। मेटा इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच टू ऑर्गेनाइजेशंस हैज डेवलप्ड द अभेद लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो जब हम बात करेंगे गाइस अभेद की, सो अभेद आप सभी जानते हैं, अभेद जिसको कोई भेद ना सके, राइट। तो हमें एक ऐसी अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट्स चाहिए हमारे डिफेंस पर्सनल्स के लिए, सो दैट जब वो वॉर लड़ने जाएं तो वहां पर इफ bullet comes to their chest it should not impact them, right? So that is why advanced ballistic for high energy defeat, this is what abhed stands for। तो एक एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, तो एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट यहां बनाई है, उसको किसने बनाया है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और इसको जॉइंटली डेवलप किया है डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर। ओके, दैट इज द राइट आंसर। Next question, who was awarded the 2024 Shastra Ramanujan Prize for his outstanding contribution to analytic number theory? तो analytic number theory के लिए शस्त्र रामानुजन प्राइज दिया गया था 2024 के अंदर। What is the name of that person? जिनको ये अवार्ड मिला था, the person is Alexander Dune, that is the right answer। Alexander Dune आपके जॉर्जिया से हैं एंड उनको इस साल ये अवार्ड मिला है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जॉइंट वर्क किया था मैक्सिम रेडिसविल के साथ ऑन सॉल्विंग द कमर पैटरसन कंजेक्चर रिलेटेड टू क्यूबिक गॉस सम्स। तो इतना लंबा चीज आपको याद नहीं रखना है, मेन चीज याद रखें, एनालिटिक नंबर थ्योरी के लिए शस्त्र रामानुजन प्राइज अलेक्जेंडर डून को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सो दैट वी कैन इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स at the printed price across to 20,000 पिन कोड्स इन इंडिया। पूरे 20,000 पिन कोड जो है इंडिया के, वहां पर प्रिंटेड प्राइस के साथ जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो लोगों को, बच्चों को अवेलेबल की जा सकें। दैट्स वाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एनसीईआरटी ने कोलैबोरेशन किया है, सो दैट कि उस प्लेटफॉर्म के जरिए अगर कोई स्टूडेंट कोई भी एनसीईआरटी की बुक को ऑर्डर करता है तो वो उसको सही टाइम पर मिल जाए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है इसकी जो बुक्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं और कुछ रिमोट एरियाज में कभी कभी नहीं भी मिल पाती हैं। सो वहाँ पर सो दैट कि लास्ट में डिलीवरी हो सके, लोगों तक बुक्स पहुँचा सके, एजुकेशन मिल सके, इसलिए एनसीईआरटी ने ये एमओयू साइन किया है अमेजॉन के साथ। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आईसीसीआर दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने कोलैबोरेट किया है किस यूनिवर्सिटी के साथ to establish the first ever ICCR Chair of Indian Studies in Kuwait to promote the Hindi language। हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट एवर ICCR Chair of Indian Studies को इस्टेब्लिश किया गया। वो कहां पर इस्टेब्लिश किया गया है? गल्फ यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है सो दैट वी कैन इस्टेब्लिश दिस फर्स्ट एवर ICCR Chair of Indian Studies। Next question, though, Department of Post has collaborated with which e-commerce platform to enhance logistic and leverage the postal network of for parcel delivery across India? So कि जो हमारी पोस्टल नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करके जो पार्सल्स की डिलीवरी है उसको और बेहतर बनाया जाए और हमारे लॉजिस्टिक्स को और बेटर किया जाए, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एमओयू साइन किया है एंड अगेन इट इज अमेजॉन ओनली। तो अमेजॉन के साथ एनसीईआरटी ने भी एक एमओयू साइन किया सो दैट 20,000 पिन कोड्स के अक्रॉस हम बुक्स और यहां पर डिलीवर कर सकें। और ऐसा ही एक एमओयू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अमेजॉन के साथ किया है सो दैट कि हम अपनी लॉजिस्टिक्स को एनहांस कर सकें। जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पोस्टल नेटवर्क है उसको पार्सल डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डिजिटल पेमेंट कंपनी का नाम आपको बताना है विच हैज एक्सपेंडेड द यूपीआई क्यूआर पेमेंट इन सिंगापुर इन कोलैबोरेशन विद लिक्विड ग्रुप। लिक्विड ग्रुप के साथ मिलकर उसने अपने यूपीआई क्यूआर पेमेंट को यहां एक्सपेंड किया है सिंगापुर के अंदर। सो गेस व्हाट इज द राइट आंसर हियर? प्लीज क्विकली टेल मी। द नेम इज फोन पे। फोन पे इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी फोन पे इज द राइट आंसर। ओके, so that is the right answer। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। so which company has been announced to produce India's first domestically manufactured semiconductor chips? तो इंडिया का डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सेमीकंडक्टर चिप्स 2026 तक बनाया जाएगा उसके असम फैसिलिटी के अंदर। किस कंपनी ने अनाउंस किया है ये प्रोजेक्ट? द प्रोजेक्ट हैज बीन अनाउंस्ड बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। सो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कोलैबोरेट किया है टीसीएस के साथ, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। They will be producing India's first domestically manufactured semiconductor chips by 2026। Next question, आपको आइडेंटिफाई करना है जापान के अगले नए प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है जिन्होंने फूमियो किशिदा को रिप्लेस किया है। So guys, earlier Fumio Kishida was serving as the Prime Minister of Japan and now you have to tell me what is the person
who is been recently elected as the new PM of Japan. The name of the person is Shigeru Ishiba. That is the right answer. Next question, which cricketer became the fastest to score 27,000 international runs? तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है इन्होंने और ये बने हैं फास्टेस्ट टू स्कोर 27,000 इंटरनेशनल रन्स. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? द नेम ऑफ द पर्सन इज विराट कोहली. विराट कोहली इज द राइट आंसर, जिन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया 594 इनिंग्स में, जबकि सचिन तेंदुलकर ने इस अचीवमेंट को हासिल किया था 623 इनिंग्स के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द क्लॉडिया शेनबॉम. सो क्लॉडिया शेनबॉम बनी पहली विमेन प्रेसिडेंट एक कंट्री की. आपको आइडेंटिफाई करना है उस कंट्री का क्या नाम है. इन्होंने सक्सीड किया मैनुएल लोपेज ऑब्राडोर को एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज मैक्सिको. मैक्सिको की पहली विमेन प्रेसिडेंट का क्या नाम है? क्लॉडिया शेनबॉम. दैट इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है. इंडिया की पहली मॉडर्न सेल्फ रिलायंट गौशाला जिसके पास एक बायो सीएनजी प्लांट है, उसको इनॉग्रेट किया गया स्वच्छता दिवस. दैट इज वी सेलिब्रेट ऑन October 2. आपको आइडेंटिफाई करना है इस गौशाला का क्या नाम है. क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गौशाला. सो किसके स्टूडेंट ने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताइए चैट बॉक्स के अंदर. सो ये जो गौशाला है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है और उसे डेवलप किया गया है अलॉन्ग विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. इसका नाम है लाल तिपाड़ा गौशाला. लाल तिपाड़ा गौशाला इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. एंड CM 7 इनिशिएटिव यहां पर न्यूज में था और इसे एक स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जहां पर हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकें सो दैट कि वो उनको कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ना आए. ठीक है, तो क्या होता है गाइस, काफी अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं बट पैसों की किल्लत की वजह से ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे आर नॉट एबल टू टेक द प्रॉपर एजुकेशन. तो वहां पर उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से अपनी एजुकेशन वो ना कर पाए पूरी, ऐसा ना हो, इसलिए उनको सपोर्ट किया जाएगा अंडर द CM 7 इनिशिएटिव. और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने. ठीक है, जहां पर 60,000 रुपीज की जो पूरे ईयर की 60,000 रुपीज का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. हर महीने 5,000 रुपीज उनको दिए जाएंगे टू 200 स्टूडेंट्स एंड 100 एट द माध्यमिक लेवल एंड 100 एट द हायर सेकेंडरी लेवल. ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज ऑन द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जिसको रिसेंटली कंडक्ट किया गया था इन द मंथ ऑफ October 2024. तो 10th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वाज अनाउंस्ड. राइट, आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है स्टेटमेंट का सही जवाब. सो IISF 2024 IIT गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था. ये सेकेंड टाइम हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हुआ है. थीम ऑफ द IISF 24 इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन S&T ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. ओके, सो गाइस अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3, तो स्टेटमेंट नंबर 1 is that it will be held at IIT Guwahati Assam. Absolutely right, but it is not the second time, but it is the first time it will be held in the northeastern region, so the statement is incorrect. Third statement, the theme is also correct here, so right answer will be option D, that is 1 and 3. Okay, that is the right answer. Next question is about the LUPEX mission. So India के ISRO जो that is Indian Space Research Organization ने अनाउंस किया collaboration with the Japan's space agency that is JAXA for a mission called the Lunar Polar Exploration Mission, LUPEX. So you have to tell me what is the primary objective of the LUPEX mission. LUPEX mission का objective क्या है ये हमें identify करना है. So the primary objective of the LUPEX mission is exploring the moon surface for water and other resources. तो इस मिशन के अंदर क्या किया जाएगा, मून के सरफेस को यहाँ एक्सप्लोर किया जाएगा कि वहां पर कोई वाटर है या फिर कुछ और रिसोर्सेज है कि नहीं. ठीक है जी, सो दैट इज द राइट आंसर अबाउट द लूपेक्स मिशन. फुल फॉर्म याद रखिएगा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन. ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज ऑन द 28th एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज. गाइस मालाबार एक्सरसाइज रिसेंटली हुई थी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के अंदर. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंट्रीज यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं. सो गाइस 28th एडिशन था मालाबार एक्सरसाइज का. कहाँ हुई थी? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर. ठीक है, so which country participated in this multinational maritime exercise? That is what we have to identify here. So what are the name of these countries? So basically it has been conducted between India, USA, Japan and Australia. Option B is the right answer to this question. Okay, that is the right answer. अगर मैं आपको बात करूं recently, तो recently खंजर एक्सरसाइज का 12th एडिशन हेल्ड हुआ. कैन एनीबडी टेल मी कि ये कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ? दिस वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान.
ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई एक खंजर 12 एक्सरसाइज। ये मैंने आपको मार्च का भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बता दिया है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th एडिशन ऑफ इब्समर, अ ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड टू स्ट्रेंथन द नेवल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो आप सभी ने सोचो कि इतना बड़ा अजीब सा नाम है इब्समर, सो बेसिकली इट मेंशंस द नेम ऑफ द कंट्रीज, दैट इज इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि हुई थी। अब ये कहां हुई थी? द एक्सरसाइज वाज बीन कंडक्टेड इन द साइमंस टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक्स महिंद्रा पार्टनर विद द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सो इन्होंने एक पार्टनरशिप की है, किस यूनिवर्सिटी के साथ किया, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्यों ये पार्टनरशिप की? सो दैट हम रिसर्च और इनोवेशन ला सके इन द टर्म्स ऑफ इन द एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। सो विच कंट्री कोलैबोरेटेड विद द टेक महिंद्रा फॉर दिस इनिशिएटिव? तो कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ टेक महिंद्रा ने ये पार्टनरशिप किया है? दिस वाज डन विद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। सो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के साथ ये पार्टनरशिप साइन की गई। Next question, in Indian PSU secured the largest ever foreign currency term loan amounting to USD 1.265 billion. Which of the following statements is correct here? So एक Indian public sector unit, an Indian PSU secured the largest ever foreign currency term loan, right? Amounting to USD 1.265 billion। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। Kindly try to answer this question. So the first statement is the loan was secured by Power Finance Corporation. The loan agreement was signed with the banks based in Mumbai, India. The loan aims to finance non-thermal assets and promote decarbonization and transition to the green energy. So which of the following statements are correct here? It is statement number 1 and 3 which are correct. Statement number 2 is incorrect because it is not signed with the bank based in Mumbai, guys. It is signed with the banks which are based in GIFT City, गांधीनगर। जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर है, वहां उन बैंक्स के लिए इस पर्टिकुलर लोन अमाउंट को साइन किया गया है, नॉट फॉर द बैंक्स व्हिच आर देयर इन द मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द नाविक सागर परिक्रमा 2, गाइस, जिसमें हम जानते हैं कि हमारे 2 विमेन नेवल ऑफिसर्स दे आर एम्बार्किंग ऑन द जर्नी इन विच दे विल बी सर्कम नेविगेटिंग द ग्लोब, जहां पर वो नाव पर पूरी दुनिया का गोल चक्कर लगाकर आएंगे, राइट, इन अ डबल हैंडेड मोड। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिस वेसल वाज यूज्ड फॉर दिस मिशन एंड फ्रॉम विच लोकेशन वाज इट फ्लैग्ड ऑफ। किस वेसल का यहां इस्तेमाल किया गया है? सो इट इज INSV तारिणी ऑफ गोवा। ठीक है, INSV तारिणी गोवा। INSV तारिणी इज द वेसल एंड इट वाज बीन यूज्ड फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम गोवा। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन लेड सर्कम नेविगेशन है of the globe in the double-handed mode, and it involves Lieutenant Commodore Dilna K and Lieutenant Commodore Rupa A. That is the right answer. Next question about the Nobel Prizes, my dear friends. Nobel Prizes, we all know they are being given in the month of October, and these questions are for you. A very important part, Nobel Prize आपको याद रहना चाहिए डेफिनेटली। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन अगर आया तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको कवर कर चुके होंगे। हम आज के सेशन में बिल्कुल डिटेल में इसको कवर करेंगे। तो नोबेल प्राइज आपके सामने पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, तो डायरेक्टली आई थिंक बेटर रहेगा कि हम सीधा जाएं अपने नोबेल प्राइजेस की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज की। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो द इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन एल्फ्रेड नोबेल, जब उनका देहांत हुआ व्हेन ही डाइड, तो उनकी विल के अंदर स्टेट किया गया था कि उनकी जो भी फॉर्च्यून, उनकी जो भी संपत्ति है उसको रिवॉर्ड देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उन लोगों को रिवॉर्ड देने के लिए जिन्होंने कि कुछ बड़ा काम किया है ह्यूमन काइंड के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 के अंदर। 1969 के अंदर एक नया प्राइज एस्टैब्लिश किया गया था विच वाज फॉर द इकोनॉमिक साइंसेस इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। हर साल अक्टूबर के अंदर नोबेल प्राइज दिया जाता है जिसकी वैल्यू है SEK 11 मिलियन। ओके, सो अब विनर्स कौन है ये हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो किन सब्जेक्ट से अक्रॉस मिलता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड द इकोनॉमिक साइंसेस, तो इन्हीं सब एरियाज के लिए ये दिया जाता है। ओके, सो अगर हम बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स में गाइस जॉन एंड जॉफरी को मिला है ये पर्टिकुलर प्राइज फॉर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फाउंडेशनल डिस्कवरी एंड इन्वेंशन दैट एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। याद रखिए फिजिक्स से हमने क्या किया है, जॉन और जॉफरी ने इसको जीता है। कैसे जीता है
किस लिए जीता है? क्योंकि उन्होंने मशीन लर्निंग पर काम किया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिकली 2 लोगों को मिला है, और ये जो प्राइज मिला है नोबेल प्राइज का, ये प्रोटीन के लिए मिला है। ठीक है, प्रोटीन के लिए मिला है। सबसे पहले डेविड बेकर को मिला है प्रोटीन डिजाइन के लिए, और प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए डैमिस और जॉन जंपर को मिला है। ठीक है, सो डैमिस एंड जॉन जंपर को मिला है आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, और डेविड बेकर को मिला है प्रोटीन डिजाइन के लिए। जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन की, तो वहां पर विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रकवन को मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। तो याद रखिए, माइक्रो आरएनए के लिए मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए के अंदर, और किसको मिला है? विक्टर एंड गैरी को मिला है। लिटरेचर में बात की जाए तो हैंग कैंग को मिला है ये अवार्ड फॉर इंटेंस पोएटिक प्रोज विच कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। देन इन द पीस कैटेगरी निहॉइन हिदायनक्यो को मिला है ये प्राइज फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। उन्होंने जो एफर्ट डाले हैं सो दैट जो हमारा वर्ल्ड है वो फ्री हो न्यूक्लियर वेपन से, तो इसके लिए इनको पीस प्राइज मिला है। देन इकोनॉमिक साइंसेस के लिए अवार्ड मिला है डैरन साइमन और जेम्स रॉबिन्सन को फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। इंस्टीट्यूशंस को कैसे फॉर्म किया जाता है और अफेक्ट वो कैसे प्रोस्पेरिटी को करता है, उसकी स्टडी के लिए डैरन साइमन और रॉबिन्सन को अवार्ड मिला इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर। तो बहुत इजी है। अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर हमने बात की मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, किसको मिला? जॉन एंड जॉफ्री को मिला। केमिस्ट्री के अंदर 2 प्राइजेस मिले, एक मिला डेविड को, बेसिकली दोनों प्राइज प्रोटीन के लिए मिले हैं। एक मिला प्रोटीन डिजाइन D4 डेविड बेकर। देन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन इट हैज बीन गिवन टू डैमिस एंड जॉन जंपर। ठीक है, मेडिसिन की बात करेंगे तो विक्टर और गैरी को मिला है फॉर माइक्रो आरएनए। लिटरेचर के लिए हैंग कैंग को मिला है इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हांगकांग में गया लिटरेचर प्राइज। ठीक है, काफी इजी रहेगा याद करना। पीस की अगर हम बात करें, निहॉन हिदायनक्यो को मिला है फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एन फॉर न्यूक्लियर, एन फॉर निहॉन। तो इस तरीके से आप अपने कुछ रिलेशंस बनाइए, चीज़ों को आसान बनाइए और याद रखिए लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपके लिए छोटा सा एक एक्रोनिम सा बनाया और आपको बताया कि ऐसे आप रिलेट करके बना सकते हैं। अगर आपके पास अपना कोई बेटर तरीका है तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, दैट विल बी ऑल्सो गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो A.R. रहमान हैज वन द बेस्ट म्यूजिक अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में PS1 के लिए इनको बेस्ट म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर अवार्ड मिला है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से माइलस्टोन्स हैं जो एसोसिएट हैं A.R. रहमान से, जिनको करेक्टली मेंशन किया गया है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर टू विन 5 नेशनल अवार्ड्स। ही वन इज फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर द मूवी बॉम्बे। सेकेंड नेशनल अवार्ड फॉर बैकग्राउंड स्कोर वन फॉर 2022। फर्स्ट नेशनल अवार्ड वन फॉर द मूवी लगान। First Indian composer to win an international Grammy Award for Roja. So here the right answer is option C. So guys, अगर हम बात करें A.R. रहमान की, तो उनको सेकेंड नेशनल अवार्ड मिला था बैकग्राउंड स्कोर कैटेगरी में फॉर PS1 एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। ये सेकेंड अवार्ड था। ये पहले म्यूजिक डायरेक्टर हैं टू विन 7 नेशनल अवार्ड्स एंड नॉट द 5 नेशनल अवार्ड्स। एंड रहमान वन इज फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। उनकी मूवी रोजा के लिए इनको ये अवार्ड मिला था 1992 के अंदर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। ओके, दैट इज द राइट पार्ट, नॉट फॉर द मूवी बॉम्बे। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनीता विलियम बनी है कमांडर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ये सेकेंड टाइम है दैट शी विल बी कमांडिंग द ISS। तो इन्होंने हु हैंडेड ओवर द कमांड टू हर, तो इनसे पहले कौन था कमांडर ISS का, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। द पर्सन हु वाज अर्लियर सर्विंग एज अ कमांडर इज ओलेग कोनेन्को। Oleg Konenko is the name of the person who was earlier serving as a commander. Next question, Nima Rinji Sherpa, who is aged 18, became the youngest person to summit all 14 peaks above 8,000 meters. तो वो कौन सी कंट्री है जहां से नीमा रेंजी शेरपा हेल करती हैं? वो कौन सी कंट्री से? वो 18 साल की उम्र में यंगेस्ट पर्सन बनी है टू समिट ऑल द 14 पीक्स अबव 8,000 मीटर्स, एंड द नेम इज, द कंट्री फ्रॉम विच शी बिलोंग्स इज नेपाल। ये नेपाल से बिलोंग करती हैं और इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है मिंगमा ग्याबू शेरपा का। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो मेजर एटमॉस्फेरिक शेरेनकॉफ एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वेटरी, जो कि मेस ऑब्जर्वेटरी है, रिसेंटली इसको एस्टैब्लिश किया गया था, विच इज द लार्जेस्ट इमेजिंग शेरेनकॉफ टेलीस्कोप इन एशिया। ये कहां पर है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है।
सो मेजर एटमॉस्फेरिक शेरेनकॉफ एक्सपेरिमेंट मेस ऑब्जर्वेटरीज लोकेटेड इन हानले लद्दाख, ऑप्शन ए हानले लद्दाख। और ये लार्जेस्ट इमेजिंग शेरेनकॉफ टेलीस्कोप है एशिया का, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया है? बार्क ने डेवलप किया है विद द सपोर्ट फ्रॉम ECIL एंड अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड स्पेस वीक। तो वर्ल्ड स्पेस वीक को ऑब्जर्व किया गया अक्टूबर 4 से अक्टूबर 10 के बीच में। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पेस वीक? दैट इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर। ओके, सो वर्ल्ड स्पेस वीक वाज observed from October 4 to October 10 and the theme of the week was space and climate change. We all know कि हम climate change पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हर चीज़ में हम climate change को देखते हैं। So guys, यहाँ पर भी आपका climate change को include किया गया है in the World Space Week. Next question is about the Women's Asian Champions Trophy 24 was scheduled to be held in Bihar. So you have to identify the mascot of the tournament. What was the mascot? अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी वुमेन 24 कहाँ हुई? वो हुई बिहार के अंदर। What was the mascot? Mascot was गुड़िया। Next question, the Logistic Data Bank has achieved the milestone of tracking 75 million containers contributing to India's improved logistic performance. So आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉजिस्टिक डेटा बैंक। सबसे पहले ये एक इनिशिएटिव है अंडर द NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड। ये ऑपरेशनल है अक्रॉस 25 पोर्ट्स हैंडलिंग 80% ऑफ द इंडियाज कंटेनर ट्रैफिक। इंडिया की LPA रैंकिंग की बात की जाए तो वो इंप्रूव हुई फ्रॉम 50th to 38th इन 2023 ड्यू टू द लॉजिस्टिक डेटा बैंक कंट्रीब्यूशन। तो तीन स्टेटमेंट्स हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है द करेक्ट स्टेटमेंट। हियर ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज द वन विच इज करेक्ट हियर। अगर हम बात करें गाइस LDB की तो इट इज ऑपरेशनल अक्रॉस 18 पोर्ट्स एंड नॉट द 25 पोर्ट्स। ओके, एंड इट हैंडल 100% ऑफ द कंटेनर ट्रैफिक इन इंडिया। सिर्फ 80% नहीं बल्कि 100% ट्रैफिक को हम यहाँ पर मेंटेन हैंडल कर रहे हैं। इंडिया की LPA रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हुई है 44 से 38, नॉट 50 से 38 इन फ्रॉम 2018 टू 23। सो इस तरीके से हमें की वर्ड्स और की फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आइडेंटिफाई करना होगा जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को देखें। आप देखें कि यहाँ पर कौन सा डेटा है जो कि मुझे देखना चाहिए कि जहाँ पर छेड़छाड़ की जा सकती है, which can be changed by the examiner to trick you during the examination। तो ऐसे डेटा को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और इस पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उस तरीके से आपने प्रिपरेशन को करना शुरू किया तो गैस आपको आपका सिलेक्शन एग्जामिनेशन के अंदर कोई नहीं रोक सकता। सो मेक श्योर कीजिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए जब भी आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द काजिन 24 एक्सरसाइज जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई। बट ये कहां पर हुई ये क्वेश्चन है। जब भी हम डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज का नाम, किन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज इंडिया एंड कजाकिस्तान, काफी इंपॉर्टेंट है। और कहां हुई ये भी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज हेल्ड इन ओली उत्तराखंड। ओली उत्तराखंड के अंदर हुई ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच कंट्री वॉज अनाउंस्ड एज द होस्ट फॉर द फर्स्ट एवर खो-खो वर्ल्ड कप 25? सो गाइस, who was the host for the first ever Kho Kho World Cup 2025? That was India। तो इंडिया ने होस्ट किया था एंड लेट मी टेल यू इंडिया ने जीता भी है खो खो वर्ल्ड कप 2025। एंड इफ आई टॉक अबाउट द ब्रांड एम्बेसडर, द एम्बेसडर फॉर द खो खो वर्ल्ड कप, सो हु वाज द ब्रांड एम्बेसडर? दैट इज सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ। सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ वर द एम्बेसडर्स फॉर द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी कंट्रीज हैं विच विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 26? द फर्स्ट एडिशन विद द 48 टीम्स। तो 48 टीम्स किसी एडिशन में ऐसा पहली बार हो रहा है और ये 2026 के अंदर इवेंट कहाँ होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कंडक्ट किया जाएगा कनाडा, मैक्सिको एंड द US के अंदर। ठीक है, तो कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किया जाएगा। सो सभी फुटबॉल लवर्स, सभी सॉकर लवर्स को ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता होगा और उन्होंने डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर बताया होगा कि क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो विच फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 97th अकेडमी अवार्ड्स इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी? लेट मी टेल यू गाइस कि इन द मंथ ऑफ आई थिंक फरवरी और मार्च तो जो हमारे ऑस्कर अवार्ड्स सेरेमनी है दे वर टेकन एंड वी हैव कवर्ड दैट ऑल्सो इन आवर लेटेस्ट रिवीजन सेशन दैट वी आर कंडक्टिंग फॉर यू। और जब आपका ये फरवरी और मार्च का करंट अफेयर होगा तब भी हम उसको अच्छे से बताएंगे आपको। अभी के लिए अगर हम बात करें इंडिया से वो कौन सी मूवी थी जिसको सेलेक्ट किया गया, सो इट वाज बेसिकली लापता लेडीज विच वाज बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री। और लास्ट नॉमिनेशन की बात करें इस कैटेगरी के अंदर तो इट वाज ऑफ लगान इन ईयर 2001। तो 2001 में लास्ट टाइम
ये नॉमिनेशन किया गया था इस कैटेगरी के अंदर. ओके, दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगनोम बालादेवी. She became the first Indian woman footballer to score 50 international goals. तो ये पहली वुमेन फुटबॉलर बनी है जिसने 50 इंटरनेशनल गोल्स को स्कोर किया है. और कौन सी चैंपियनशिप के दौरान इन्होंने इसको अचीव किया, ये आपके सामने क्वेश्चन है. तो ये जो टारगेट इन्होंने अचीव किया, ये अचीव किया था सैफ चैंपियनशिप 2024 के अंदर. दैट इज SAFF चैंपियनशिप 2024. ओके, दैट इज द राइट आंसर. Next question, so which Indian women's doubles player made history by winning the bronze medal at the Asian Table Tennis Championships? तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हिस्ट्री बनाई इस इंडियन वुमेन डबल प्लेयर ने, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये टीम मेंबर्स कौन है. सो दीज टीम मेंबर्स आर Aika Mukherjee and Sutirth Mukherjee. So these are the person who have won the bronze medal in the women's doubles category as they defeated South Korea. और ये पहली बार हुआ है कि women's इंडियन women's ने यहाँ पर डबल मेडल जीता है द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप. ओके, दैट इज द राइट आंसर. ये चैंपियनशिप हुई थी कजाकिस्तान के अंदर, जिसके साथ इंडिया ने रिसेंटली काजिंद एक्सरसाइज कंडक्ट की थी. कहाँ कंडक्ट की थी? औली, उत्तराखंड के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी रिसेंटली अनाउंस की गई थी दैट इसका हम रीनेम करेंगे. तो किस प्रोमिनेंट इंडिविजुअल के नाम पर हम इसका रीनेम करेंगे? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. सो वी ऑल नो रतन टाटा हु पास्ड अवे रिसेंटली. सो उनके नाम पर इनका नामकरण किया जाएगा. दैट इज रतन टाटा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इंडिया का पहला एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी जिसका नाम रखा है पवन चित्र. इट वॉज लॉन्च एट विच एयरपोर्ट? पवन चित्र को कौन से एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया? ये इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी है एंड इट वॉज बीन लॉन्च्ड एट थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरला. ठीक है, दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बैंक रिसीव्ड अ wholesale banking license from the Monetary Authority of Singapore to establish its first branch in Singapore. तो सिंगापुर के अंदर अपनी पहली ब्रांच लॉन्च करने के लिए किस बैंक को यहाँ अलाउ किया है? तो उसे होलसेल बैंकिंग लाइसेंस मिला है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर. द राइट आंसर हियर इज HDFC बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द थर्ड एडिशन ऑफ मिशन वसुंधरा? मिशन वसुंधरा को लॉन्च किया गया सो दैट कि हम जो हमारे इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उनको लैंड राइट्स प्रोवाइड किया जा सके विदाउट सीकिंग एनी प्रूफ ऑफ द 3 जनरेशन एंसेस्ट्री. कि हम बेसिकली क्या होता है गाइस कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज थी उनसे उनकी पिछली जो 3 जनरेशन है उनका एंसेस्ट्री उनसे मतलब प्रूफ मांगा जाता था. और यहां पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम उनसे कोई प्रूफ नहीं मांगेंगे. मिशन वसुंधरा के अंदर आपको प्रॉपर लैंड राइट्स आपके ग्रांट किए जाएंगे एंड दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय असम गवर्नमेंट. तो दिस वाज द थर्ड एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वी कैन से इनिशिएटिव दैट इज मिशन वसुंधरा 3.0. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज द स्कैम से बचो कैंपेन. स्कैम से बचो कैंपेन लॉन्च किया था मेटा ने और हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं. सो पहली स्टेटमेंट, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मेटा और आरबीआई के बीच में और ये कैंपेन इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. थर्ड स्टेटमेंट, वन ऑफ द एम ऑफ द कैंपेन इज टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्कैम विक्टिम्स. तो इसका एम है कैंपेन का कि इट इज टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्कैम विक्टिम्स. सो 3 स्टेटमेंट्स आर देयर. You have to tell me which of the following statements are correct here. So here option D is the right answer as कोई भी statement यहाँ पर correct नहीं है. अगर हम बात करें कैंपेन की तो कैंपेन मेटा का इनिशिएटिव है, आरबीआई में का इसमें कोई रोल नहीं है. इट इन्वॉल्व्स अ कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और यहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई रोल नहीं है. तो मीटी, एमएचए, एमआईवी ये मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं स्कैम से बचो कैंपेन के अंदर. ठीक है. सो गाइस बेसिकली आप देख सकते हो कि ये जो कैंपेन है ये स्कैम से बचने का कैंपेन है. तो ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, राइट. तो ऑनलाइन स्कैम्स से बचने के लिए कैंपेन लॉन्च किया मेटा ने. तो यहाँ पर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी मिनिस्ट्री विल बी टेकिंग प्लेस, राइट. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी कोऑर्डिनेशन के लिए. फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकती है इस कैंपेन के बारे में कि कैसे यार आप खुद को ऑनलाइन स्कैम से बचा सकते हो, डिजिटल सेफ्टी को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको इस कैंपेन की मदद से देखने को मिलेंगी. बढ़ते अगली एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज द नसीम अल बहर एक्सरसाइज. तो ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया ने
किस कंट्री के साथ, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने 5 ऑप्शन है, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और बहराइन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट हियर बेसिकली। तो ये जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर है, इसको कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया एंड ओमान, इंडिया और ओमान के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, सो नेशनल किशोर कुमार अवार्ड, सो गाइस नेशनल किशोर कुमार अवार्ड दिया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, इसमें से किस पर्सन को ये अवार्ड दिया गया, ये आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइए। द पीपल हु रियली लव्स टू वॉच मूवीज, गाइस दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। नेशनल किशोर कुमार अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया, किसको दिया, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल मी हियर। So the name of that person is Rajkumar Hirani ji, who was been given the National Kishore Kumar Award. Moving to the next question. The question is which Indian state government renamed all government residential schools as Maharishi Valmiki Residential School? तो वो स्टेट गवर्नमेंट का नाम आपको बताना है जिसने अपने सारे गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स का नाम महर्षि वाल्मीकि रेजिडेंशियल स्कूल रखा है, एंड द नेम ऑफ दैट स्टेट इज कर्नाटका। कर्नाटका इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट ने हर घर दुर्गा इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। ओके, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हम सभी जानते हैं काफी साल तक रेखा शर्मा वाज सर्विंग एज द chairperson of the NCW, but now who is the latest person to be appointed as the new chairperson of the National Commission for Women? So what is the name? The name of the person is Vijay Kishore Rahatkar, who has been appointed as the chairperson, and Dr. Archana Majumdar has been appointed as member of this particular commission. नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड फूड डे। सो वर्ल्ड फूड डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 16th of October को। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2024। विद व्हाट थीम, विद विच थीम द वर्ल्ड फूड डे वाज बीन सेलिब्रेटेड। सो जब भी आप इंपॉर्टेंट डेज को कवर करें वहां पर किस डेट को हम ये सेलिब्रेट करते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, देन उसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द थीम फॉर द वर्ल्ड फूड डे वाज राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। That is the right answer. Next question, Narayan Murthy, the founder of Infosys, received which award during the Shirate Ventures Patrick J. McGovern Awards 2024? नारायण मूर्ति जो फाउंडर है Infosys के, उनको कौन सा अवार्ड मिला है during the Climate Ventures Patrick? So the award which he won is India Lifetime Achievement Award. That is the right answer. Next question is about the International Astronautical Federation World Space Award. So guys, whenever you are covering the award, just remember the name of the award and the name of the person who has been given this award, right? So International Astronautical Federation Award has been given to Dr. S. Somnath, who also earlier served as the chairperson of the ISRO. Next question, who was recommended as the next Chief Justice of India? So हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सो द पर्सन्स नेम इज जस्टिस संजीव खन्ना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following places was announced as the host of the 18th प्रवासी भारतीय दिवस be held from 8 to 10th of January 2025? प्रवासी भारतीय दिवस माय डियर फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया जाता है, सो आपको आइडेंटिफाई करना है which of the following places was announced as the host. So guys, let me tell you that भुवनेश्वर उड़ीसा will be the होस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? दिस इज बेसिकली बीन सेलिब्रेटेड टू मार्क द कमबैक ऑफ महात्मा गांधी जी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, राइट? और हर साल हम जनवरी में इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल ये जो दिवस है ये हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2022 for his outstanding contribution to Indian cinema? The name of the person is Mithun Chakrabarti. Sorry for the inconvenience caused to you due to this, my dear friends. दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 के लिए किस पर्सन को मिला? मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, about the International Day of the Girl Child, it was observed on October 11. So what is the theme of this year's celebration? International Day of Girl Child किस थीम के साथ मनाया गया? इट वॉज सेलिब्रेटेड विद द गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमर अब्दुल्ला was sworn in as the Chief Minister of Jammu and Kashmir. He became the first CM after the abrogation of Article 370. His party National Conference secured
42 सीट्स इन द इलेक्शंस. आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली. तो जो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली है उसमें टोटल सीट्स कितनी हैं? अगर हम बात करें ओमर अब्दुल्ला की, तो ये पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स देयर आर 90 सीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, which event marked the first ever international conference of All India Institute of Ayurveda? So you have to identify the name of the event which marked the first ever international conference of All India Institute of Ayurveda. So my dear friends, try to identify the name of the event. What is the right answer here? Please quickly tell me. You are having the 5 options. So the right answer to this question is Aroha 24. So Aroha 24, and this event was held with the theme Advancement of Research and Global Opportunity for Holistic Ayurveda. That is the right answer. Okay. So I hope कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर सही से किया, and definitely you guys must have felt happy that okay we have answered this question correctly here. Now let's move on to the next question. So which Indian state has become the first to introduce sub-classification in the scheduled caste quota? So state का नाम बताना है आपको जो वो पहली स्टेट बनी है टू इंट्रोड्यूस सब क्लासिफिकेशन इन द शेड्यूल्ड कास्ट कोटा, एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, हरियाणा. हरियाणा वो इंडियन स्टेट बना है टू इंट्रोड्यूस सब क्लासिफिकेशन इन द शेड्यूल्ड कास्ट कोटा. दैट इज द राइट आंसर. Next question. So which state launched India's first mobile app feature for real time reporting of the traffic violations? तो ट्रैफिक वायलेशंस की रियल टाइम रिपोर्टिंग हो सके उसके लिए इंडिया का पहला मोबाइल ऐप फीचर लॉन्च किया है. किस स्टेट ने? द नेम ऑफ दैट स्टेट इज केरला. So Kerala has launched Citizen Sentinel app, which is integrated with the next generation M-Parivahan application, which will allow citizen to report traffic violation by uploading photos and videos in the real time. तो रियल टाइम में आप रिपोर्ट कर सकते हैं ट्रैफिक वायलेशन को, फोटो या वीडियो अपलोड करके आप बता सकते हैं. इसको एम परिवहन ऐप के साथ जोड़ा गया है. नेम ऑफ द ऐप इज सेंटिनल ऐप. द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड दिस ऐप इज केरला. Next question. The American Film Institute presented its 50th Lifetime Achievement Award. You have to tell me the name of the person who has been given this award. ये अवार्ड दिया गया उस लेजेंडरी फिल्म मेकर को who is known for the classical movies guys like Godfather and Apocalypse. Now, so guys काफ़ी आप जानते हैं कि बहुत ही फेमस मूवीज हैं, इनके लिए इन्होंने काम किया था. इसके फिल्म मेकर रह चुके हैं. व्हाट इज द नेम? नेम इज फ्रांसिस फोर्ड कोपोला इज द राइट आंसर. Next question. A prominent Indian spiritual leader became the 6th individual to receive the highest civilian honor of the Republic of Fiji, the Honorary Officer of the Order of Fiji. So what is the who was honored with this award? आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन से स्पिरिचुअल लीडर है जिनको ये अवार्ड मिला. वो ऐसे 6 इंडिविजुअल बने हैं जिन्होंने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रिपब्लिक ऑफ फिजी का अटेन किया है, एंड द नेम इज श्री श्री रविशंकर जी. That has been who has been given this particular honor by the Republic of Fiji. Next question about the 31st annual Best Bank Awards, which has been recognized a leading Indian bank as the best bank in India for 2024 for its commitment to exceptional service and financial inclusion. So which bank has received this title? किस बैंक ने इस टाइटल को रिसीव किया है? It has been received by the State Bank of India. Next question about the Ballon d'Or. It was awarded to a Spanish footballer playing for Manchester City. You have to tell me कि ये Ballon d'Or Men's Award 2024 के लिए किस पर्सन को मिला. ऑप्शंस है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉड्री, करीम बेंजेमा एंड रॉबर्ट लेवांडोस्की. So guys, सभी soccer lovers, this question is for you. Let us see that who will be giving me the right answer to this question. We are talking about the Ballon d'Or award, which is one of the, we can say, the best and the top award which has been given in the field of soccer, right, to the goal scorer. So the name of the person is Rodri, who has been given this award. Next question. US has announced the deployment of the third missile system. ये जो third missile system है, it stands for Terminal High Altitude Area Defense. So this system has been given to which country? US ने ये सिस्टम थर्ड मिसाइल सिस्टम किस कंट्री को दिया टू स्ट्रेंथन इट्स एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज. उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए. सो द राइट आंसर हियर इज इजराइल. इजराइल को ये सिस्टम दिया है इन्होंने. इट इज डेवलप्ड बाय लॉकहीड मार्टिन एंड इट इज एन एडवांस एंटी मिसाइल डिफेंस प्लेटफॉर्म developed by Lockheed Martin. The name is third system given to Israel.
नाउ गाइस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द शक्ति सैट मिशन. तो शक्ति सैट मिशन वाज अनाउंस्ड एज एन इनिशिएटिव जिसके अंडर हम ट्रेन करेंगे हाई स्कूल गर्ल्स को. यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई विच आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस. So three statements are, first statement is the ShaktiSat mission will involve 12,000 college students from India and abroad. The satellite will be scheduled to be launched in 2025 under the ISRO's Chandrayaan 4 mission. It is an initiative of Space Kids India. हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट हैं. अगर आपने शक्तिसैट मिशन को कवर किया है तो ये डिटेल्स आपने डेफिनेटली यहाँ पर कवर की होंगी और यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी दैट इज 3 ओनली. सो द मिशन विल इन्वॉल्व 12,000 हाई स्कूल गर्ल्स which are aged 14 to 18, right, and not the college students from 108 countries. तो यहाँ पर college students को नहीं इंक्लूड किया जाएगा बल्कि यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा हाई स्कूल गर्ल्स को. एंड द सैटेलाइट विल बी लॉन्च इन 2026, 2025 में नहीं बल्कि 2026 में ये लॉन्च की जाएगी अंडर इसरोज चंद्रयान 4 मिशन. दैट इज द राइट पार्ट. Moving to the next question, that is on the ISSF World Cup Final 2024, which was concluded recently. You have to identify the following statements and identify the correct statement here. तो 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने गिवन है. ये जो इवेंट है ये कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था. किसने जीता? लियू यूकुन फ्रॉम चाइना, रिकॉग्नाइज्ड एज द एथलीट ऑफ द ईयर. सोनम मस्कर वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर? स्टेटमेंट 2 सिर्फ यहां पर करेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगर हम बात करते हैं ये इवेंट कहां हुआ था, इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड नॉट द मुंबई. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द गोल्ड मेडल, सो गाइस सोनम मस्कर वन द सिल्वर मेडल एंड नॉट द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी. दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट वाज आल्सो इनकरेक्ट हियर. ओके, दैट इज द राइट पार्ट. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो गाइस रानी रामपाल जिन्होंने रिटायरमेंट ली थी recently from the Indian hockey, she was really a great Indian hockey player. So उनकी जर्सी को रिटायर करने का डिसीजन लिया है. She is known as the youngest Indian woman to debut in the senior level hockey. So what is the jersey number which she used to wear? That is what the question is all about. Like आपने क्रिकेट में देखा होगा that BCCI has also basically retired the jersey number of Sachin Tendulkar and MS धोनी, राइट, जर्सी नंबर 7 एंड जर्सी नंबर 10. सिमिलरली गाइस अगर हम बात करते हैं इसकी तो रानी रामपाल की जो जर्सी नंबर है वो है आपकी जर्सी नंबर 28 जिसको इन्होंने रिटायर किया है. ओके, दैट इज द राइट पार्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन द सिम्बिक्स एक्सरसाइज, दैट इज सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज which took place in October 2024. We have to identify the location, the primary location for harbor phase of this year's exercise. That will be conducted in Visakhapatnam. तो विशाखापट्टनम के अंदर इसका हार्बर फेज हुआ. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम शिलोंग रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट कोलैबोरेटेड टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर दिस पार्टनरशिप टू सपोर्ट एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स? तो किस प्रोग्राम के अंडर ये इंट्रोड्यूस किया गया पार्टनरशिप? दैट इज द स्किल टू एंटरप्राइज मॉडल, दैट इज स्टेम, स्किल टू एंटरप्राइज मॉडल प्रोग्राम, जिसका एम है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग को लॉन्च करें और इंक्यूबेशन प्रोग्राम को लॉन्च करें. इट इंट्रोड्यूसेस द स्किल टू एंटरप्राइज मॉडल प्रोग्राम विच विल इक्विप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स विद द नेसेसरी स्किल्स, नॉलेज एंड मेंटरशिप. ये जो इनिशिएटिव है ये आपका 18 मंथ एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर 30 सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स विच विल combine classroom learning, hands-on experience and incubation support. That is the right part. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So the European Parliament recently announced the 2024 Sakharov Prize for Freedom of Thought winners as Maria Corina Machado and President-elect Edmundo Gonzalez Urrutia for their efforts towards restoring democracy in Venezuela. आपको आइडेंटिफाई करना उस पर्सन का नाम जिनको पोस्ट्यूमसली साखरोव प्राइज दिया गया 2023 के अंदर. तो 2024 का हमने ऑलरेडी कवर किया. 2023 में किसको दिया गया था? इट वाज बीन गिवन टू जीना महसा अमीनी. तो जीना महसा अमीनी को ही दिया गया था. ये यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट ह्यूमन राइट ऑनर है, दैट इज साखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट अवार्ड. इसको नाम दिया गया आफ्टर द सोवियत फिजिसिस्ट एंड डिसिडेंट एंड्री साखरोव एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1988.
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन. So the awards were given across the various categories to cities for their achievements in the urban transport. हमें आइडेंटिफाई करना है incorrect statement regarding the 2024 award winners. So आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर incorrectly मेंशन की गई हैं. So Bhubaneswar has won the award for city with the best public transport system. Surat has been recognized as a city with the best known motorized transport system. Kochi has received the award for city with the most sustainable transport system, and Mumbai Metro was awarded the best passenger services and satisfaction. आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स में जो आपके अवार्ड्स मेंशन किए गए हैं वो इनकरेक्टली मेंशन किए गए हैं. ठीक है, सो गाइस यू हैव टू आइडेंटिफाई हियर. सो क्विकली ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड टेल मी द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. ठीक है, तो यहां पर which of the following is the right part? Option B, that is only statement 2 is mentioned incorrectly because it mentions Surat was recognized as the city with the best known motorized transport system. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गाइस तो 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्टर ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स ने. इसकी थीम थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन. और जो 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है ये आपकी हरियाणा के अंदर कंडक्ट की जाएगी. दैट इज व्हाट द राइट आंसर इज. ठीक है, तो 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 को हमने यहाँ पर अच्छे से कवर कर लिया है. इसको ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्टर ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स. सो गाइस आई बिलीव कि यहाँ इससे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी सेशन से कि आप देख सकते हैं कि अक्रॉस ऑल द इंपॉर्टेंट लाइंस हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया है और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया है सो दैट कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रह ना जाए. ठीक है, अगर हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ अवार्डीज की तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द इनकरेक्ट ऑप्शन वॉज सूरत. इट वॉज मेंशन दैट इट वॉज सिटी विद द बेस्ट नोन मोटोराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो अगर हम बात करें सूरत की तो इट वाज द सिटी विद द बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो दैट्स व्हाई दैट स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट. अगर हम नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो इट वाज वन बाय श्रीनगर एंड नॉट सूरत. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट. तो यहाँ पर हमने सभी लिस्ट ऑफ अवार्डीज मेंशन किए हैं आपके लिए सो दैट आप उसको डिटेल में कवर कर सके. सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोची इज ऑन द टॉप. बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भुवनेश्वर इज ऑन द टॉप. नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में श्रीनगर इज ऑन द टॉप. बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम में गांधीनगर इज ऑन द टॉप. इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सूरत इज ऑन द टॉप. दैट इज द राइट आंसर. बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज ऑन द विभव कुमार तालुकदार जो एक कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं जिनको रिसेंटली हैरी मैसल अवार्ड दिया गया था बाय द IUCN. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन्होंने किस इंडियन स्टेट को असिस्ट किया था इन एग्जीक्यूटिंग द इंडिया इंडो रीनो विजन 2020 टू ट्रांसलोकेट द वाइल्ड रीनोज. तो जो हमारे वाइल्ड रीनोज हैं उनको ट्रांसलोकेट करना, दैट इज एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करना. तो इंडो रीनो विजन 2020 के अंतर्गत इन्होंने उस स्टेट की हेल्प की थी. द नेम ऑफ दैट स्टेट इज असम. दैट इज द राइट आंसर. Next question, the best bank in India for 2024. Which bank has been given this award by the Global Finance magazine at its 31st annual Best Bank Awards? So the name of this is State Bank of India, which was recognized as the best bank in India for 2024. Next question, Maria Sharapova and American twins Bob and Mike Bryan, who formed the most successful doubles team in history, were named to the International Tennis Hall of Fame's class of 2025. तो मारिया शरापोवा 5-time Grand Slam champion है and she became the first Russian woman to reach the world number 1 ranking in which year and won an Olympic silver medal in which year. तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिक डिटेल पर हमने क्वेश्चन बनाया आपके लिए सो दैट कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहें. लेट मी टेल यू गाइस, एग्जामिनेशन के अंदर आपको पूरा 100% स्कोर नहीं करना है. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, अनकन्वेंशनल होंगे, तो वहां पर हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना. ठीक है, हमें बस देखना है कि वेदर वी कैन attempt this question. If yes, we will attempt it and then we will move on to the next question. But we won't be making the wild guesses. हम यहाँ पर कोई भी ऐसा guess नहीं लगाएंगे जो कि हमें पता ही नहीं है जिसके बारे में. ठीक है, एक educated guess लगाएं, that is well and good, but not the blank guess. ओके अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पर 2005 में वो अपनी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉपर पहुंची थी एंड शी वन ओलंपिक सिल्वर मेडल इन 2012. दैट इज द राइट पार्ट. सो मारिया शारापोवा और ब्रायन ब्रदर्स के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज ऑन द विजिलेंस अवेयरनेस वीक जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर 28 से नवंबर 3 के बीच में एंड इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड द थीम फॉर दिस पर्टिकुलर वीक वाज
culture of integrity for the nation's prosperity, that is the right answer. Option C, culture of integrity for nation's prosperity is the right answer. So that is the theme for the Vigilance Awareness Week 2024. Next question. So a cricket player set a record by scoring 4 consecutive hundreds in his first 4 first class matches. So ये क्वेश्चन हमारे क्रिकेट लवर्स के लिए है. तो एक क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने लगातार 4 सेंचुरीज मारी हैं अपने करियर के पहले 4 फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर. एक रिकॉर्ड बनाया है ड्यूरिंग द रणजी ट्रॉफी. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो फीट है, ये जो अचीवमेंट है, किस प्लेयर ने अकम्प्लिश की है और वो किस टीम के लिए खेलते हैं. सो दिस पर्टिकुलर player name and the team for which he plays, that is what we need to identify here. The name of the player is Agnidev Chopra and he plays for Mizoram. That is the right answer. And let me tell you, my dear friends, for all the cricket lovers, as we have already seen that in the month of March, we have seen that India has defeated New Zealand in the Champions Trophy final to win the Champions Trophy. That is the right answer. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड सेवरल अपकमिंग मिशंस एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स. वी हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट हियर. तो गगनयान मिशन, चंद्रयान 4 मिशन, तो यहाँ पर काफी मिशंस की बात की गई है. तो वी ऑल नो इसरो ने कुछ अपने मिशंस को अनाउंस किया था. तो उसके बेसिस पर कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर हमारा फोकस एरिया ये रहेगा. सो गगनयान मिशन हमारा 2025 के अंदर लॉन्च होगा. ये इंडिया का मैन्ड स्पेस मिशन है. चंद्रयान 4 मिशन जो है एक जॉइंट मून लैंडिंग मिशन है नासा के साथ, विच इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न लूनर सैंपल्स इन 2028. इसरो ने प्लान किया है कि हम इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में उसे 10% से बढ़ाकर 10% करेंगे, 2% से बढ़ाकर 10% करेंगे ओवर द नेक्स्ट डेकेड. सो कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है? यहाँ पर से स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है, क्योंकि गगनयान मिशन जो है गाइस वो 2026 में लॉन्च होगा, ना कि 2025 में, एज मेंशन इन द स्टेटमेंट 1. एंड चंद्रयान 4 मिशन ये जॉइंट मिशन नहीं है नासा के साथ. ये चंद्रयान 4 मिशन अपना मिशन है इसरो का, और ये 2028 के अंदर सैंपल रिटर्न लेकर आएगा, लूनर सैंपल्स को वापस लेकर आएगा अर्थ पर. सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट नंबर we would say 1 and 2 are incorrect. Right answer was option C, that is only statement 3 is correct here. Next question. Union Minister of State for Science and Technology has informed that India will have its own space station by which year? तो किस ईयर तक इंडिया का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा? That is what the question is all about, and the year is 2035 by which India will be having its own स्पेस स्टेशन जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. अभी हमने बात की थी कि सुनीता विलियम्स बिकेम द कमांडर ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट? और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो कमांड है उन्हें किससे मिली थी? ओलेग कोनिन्को से मिली थी. तो जैसे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है गाइस, वैसे इंडिया का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा बाय 2035. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इंडियन क्रिकेटर अचीव्ड अ माइलस्टोन बाय बिकमिंग ओनली द सेकंड मेल प्लेयर इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री टू हिट 30 सिक्सेस इन अ कैलेंडर ईयर. एक कैलेंडर ईयर में 30 सिक्सेस लगाने का ये टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का रिकॉर्ड इन्होंने यहां पर अचीव किया है, जिसको पहले अचीव किया था, सेट किया था ब्रेंडन मैकुलम ने, जो कि न्यूजीलैंड के हैं. सो बेसिकली व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्रिकेटर? दैट इज यशस्वी जायसवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज फर्स्ट राइटर विलेज. तो इंडिया का पहला राइटर विलेज कौन सा है? इट प्रोवाइड्स अ पीसफुल एंड क्रिएटिव एनवायरमेंट फॉर द राइटर्स एंड वाज इनॉग्रेटेड इन अ विलेज इन उत्तराखंड. इट इज बेसिकली थानो विलेज ऑफ उत्तराखंड गाइस. थानो विलेज जो कि उत्तराखंड के अंदर है, उसको नाम दिया गया इंडिया का पहला राइटर विलेज. So next question. Indian member of parliament completed the Ironman 70.3 triathlon in Goa, making history as the first MP to achieve this feat. This triathlon involves swimming, cycling and running. आपको आइडेंटिफाई करना है इस पर्सन का क्या नाम है जो कि इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, जो कि इंडिया MP हैं, जिन्होंने आयरन चैलेंज को कंप्लीट किया. द नेम इज तेजस्वी सूर्या. So my dear friends, with this we have already covered more than 100 questions in this session, और हमने अराउंड 110 क्वेश्चंस के अराउंड यहाँ पर कवर किया आज के सेशन के अंदर, और अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने यहाँ फिनिश किया है इन दिस सेशन. आई बिलीव कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल एंड फ्रूटफुल था.
एंड माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट अभी हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे से हम आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं एसबीआई पीओ के लिए और एसबीआई क्लर्क के लिए। साथ ही साथ हम आपके लिए ये रिवीजन सेशंस भी लेकर आ रहे हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो अब आपकी बारी है और आपको इंश्योर करना है कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं और कंधा से कंधा मिलाएं, और जैसे हम आपको ये सेशंस के थ्रू सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करा रहे हैं वैसे ही आप भी इंश्योर करें अपने एंड पर कि आप इन सभी चीज़ों की रिवीजन करें, क्लासेस को अटेंड करें, रिवाइज करें, एमसीक्यू सॉल्व करें, और यही चीज़ आप रिपीट मोड में करें जब तक का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, सो टिल योर एग्जाम यू हैव टू फॉलो दिस एंड वी विल ऑल्सो कीप ऑन कमिंग विद मोर इंपॉर्टेंट सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू इन द अपकमिंग टाइमलाइन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज के सेशन से कोई भी अगर इशू है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेरी। कोई भी क्वेरी है तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मुझे बताना है इन द चैट बॉक्स व्हाट वाज योर स्कोर इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई हमारे से मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए तो आप हमें डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर, और आप हमें यहाँ ईमेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर, और वी विल बी there to resolve all your queries and doubts related to your preparation. So guys, I believe that this session was really useful and fruitful to all of you. We will be meeting in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.